हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा? हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाने का प्रयास आप कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं संदीप अस्ते आज आप सभी के साथ जुड़ने वाला हूं और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला की। वर्णमाला दोस्तों हिंदी की नींव कही जाती है। अब आप बोलोगे कि सर नींव क्या होती है? तो नींव जैसे दोस्तों आप आपके जीवन में सफल हो जाएंगे तब आपका सपना होगा कि आप अपने सपनों का मकान बनाएं यानी कि घर बनाएं। तो घर बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? घर बनाने के लिए पहले आपको जमीन में गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढे खोदने के बाद में आपको उसके उसमें सरिये डालने पड़ेंगे। सरिये डालने के बाद आप उसमें गिट्टी रेती सीमेंट डालोगे और उसकी नींव भर दोगे यानी मकान की नींव भर दोगे। वहीं से आपका काम स्टार्ट होगा। नींव भरने के बाद में आप उसकी सेल्फ डालोगे, छत डालोगे और उसके बाद में प्लस्तर, आपका मकान कंप्लीट। वैसे ही दोस्तों हिंदी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। यहीं से ही संधि को जानेंगे, हम वर्तनी को जानेंगे और यहीं से हमारी हिंदी की शुरुआत होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय फर्स्ट होने वाला है हमारा वर्णमाला। अब दोस्तों आप कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि हिंदी को पढ़ने की क्या ही जरूरत है मास्टर। तो जब आपके सामने इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सीधे सीधे अपने नंबरों का नुकसान कर बैठेंगे। तो उसी को कंठस्थ करने के लिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले। तो आइए शुरुआत करने वाले हैं। तो हम समझते हैं वर्णमाला की परिभाषा। अब परिभाषा को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा दोस्तों तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक, दूसरी होती है सांकेतिक, तीसरी होती है लिखित। मौखिक जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं ये हो गई मौखिक। सांकेतिक आपकी तरफ में इशारा करूंगा, इधर आओ वापिस जाओ, ये हो गया सांकेतिक। तीसरी होती है लिखित, यानी कि जो आपके सामने चित्रकारी करी हुई है, पीडीएफ बनाई हुई है, ये हो गई लिखित। परीक्षा में हमारी हमारी परीक्षा में मौखिक का कोई महत्व नहीं है, सांकेतिक का कोई महत्व नहीं है। हमारी परीक्षा में महत्व होता है तो सिर्फ और सिर्फ लिखित का। समझे इतनी चीजें? तो अब हम जानते हैं परिभाषा। अब वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों वर्ण क्या है और व्यवस्थित समूह क्या है? तो वर्ण को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है। क्या समझना पड़ेगा? वर्ण और अक्षर में अंतर। ठीक है। तो अक्षर और वर्ण में अंतर यानी कि अक्षर जो होता है हमारा, जो मुख से निकली हुई ध्वनि, यानी कि मेरे मुंह से जो चीजें निकल रही है, अभी मैं बोलने वाला हूं क ख ग घ अंगा, यानी कि मुख से निकली हुई ध्वनि आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं अक्षर। यानी कि मैंने बोला क ख ग घ अंगा, तो कुछ तो आपके पास आ रही है और कुछ आकाश में व्याप्त हो रही है, इसी को कहते हैं अक्षर। वहीं वर्ण की परिभाषा क्या रहेगी कि मुख से निकली हुई ध्वनि को हम लिखित रूप दे सके। यानी कि जो मैं बोल रहा हूं क ख ग घ अंगा, ये हम लिखित रूप दे सके, यानी कि जो भी ये वर्णमाला मैंने लिखी हुई है, पीडीएफ बनाई हुई है, लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। आई इतनी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से दोस्तों हमारी दो परिभाषाएं और निकल कर आती। क्या क्या? कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो वो होती है दोस्तों ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। आई इतनी बात समझ में कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो होती है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि ये चीजें हमारे पास में कैसे पहुंची। और केंद्रीय निदेशालय द्वारा एक मानकीकरण जारी करवाया गया था वर्ष 1983 में, और उसमें हमारी जो भाषा है उसको लिखित रूप दिया गया था। यानी कि हमारी लिखने की जो शैली है, भाषा की इकाई है, वो क्या है? तो वो है देवनागरी लिपि और शुद्ध वर्तनी का मानकीकरण किया गया था। तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम थोड़ा समझते हैं। जो केंद्रीय निदेशालय है दोस्तों, केंद्रीय निदेशालय निदेशालय,
कैसे होगा? निदेशालय द्वारा केंद्रीय निदेशालय द्वारा एक मानकीकरण जारी करवाया गया था। वर्ष 1983 में एक मानकीकरण जारी करवाया गया था, जिसमें हमें हमारी भाषा लिखने की इकाई क्या थी दोस्तों? तो वो दी थी देवनागरी। यानी कि हमारी जो लिखने की लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। ये जो मैंने अभी लिखा है इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। और शुद्ध वर्तनी का मानकीकरण करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों? तो 1983 में। यानी कि लिखने की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तो दोस्तों लिपि क्या होती है? अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि लिपि क्या होती है। तो लिपि होती है दोस्तों किसी भी भाषा को लिखने की इकाई, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। यानी कि जैसे हम पंजाबी पढ़ते हैं तो पंजाबी को लिखने की शैली क्या है, यानी पंजाबी की लिपि क्या है? तो वो होती है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा को हम पढ़ते हैं, उसको लिखने की शैली क्या है, लिपि क्या है? तो वो है दोस्तों रोमन। तो जैसे लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। आई इतनी बात समझ में है कि किसी भी भाषा को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देवनागरी लिपि में लिखेंगे हिंदी भाषा को। ठीक आया समझ में? अब हमारी हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। देवनागरी को ये दोस्तों नागरी कहते हैं। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें आपको आ रही दोस्तों समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है। तो आप बोलोगे अरे क्या ही चीजें सिखा रहे हो, ये तो मुझे पता है। तो हम उसको धीरे धीरे जानेंगे कि वर्णों को किस तरह विभाजित किया गया है, ये आपको नहीं पता होगा और बहुत सारे आपके डाउट होंगे यहाँ पे। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल वर्ण कितने हैं? तो वो है हमारे पास में 52। कौन कौन से? तो 11, 33 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, इनको अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे 11 हमारे पास हो गई स्वर, 33 हो गए व्यंजन, 2 हो गए अयोगवाह, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन और 2 हो गए उच्छिप्त व्यंजन। कौन कौन से दोस्तों? तो 11 हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, 2 हो गए अयोगवाह, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन और 2 हो गए उच्छिप्त व्यंजन। अब कौन कौन से होते हैं समझते हैं आगे। 11 स्वरों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 11। तो कौन कौन से? अ, दीर्घ अ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋषि, ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ। कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गए हमारे पास में 11। 3 3 6 7 8 9 10 11 स्वरों को हम जान गए कि कितने होते हैं।
और कैसे होते हैं। अब हम जानते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या दोस्तों हमारे पास में कितनी है? व्यंजनों की संख्या हो गई हमारे पास में 33। क, ख, ग, घ, अंगा, ट, सॉरी, च, छ, ज, झ, अइया। इसको बोलते हैं दोस्तों अइया। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये होता है दोस्तों अणा। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ब, भ, म। कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गए हमारे 25। इनकी संख्या हो गई 25। अब य, र, ल, व, श षटकोण, स सफेरा, स सरोता, ह हलकारा। ये हो गए दोस्तों 4। तो ये हो गए 4, ये हो गए। टोटल हमारे पास में हो गए व्यंजनों की संख्या 33। अब आगे जानते हैं कौन कौन से व्यंजन। क ख ग घ अंगा, ट ठ ड च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स षटकोण, स सफेरा, स सरोता, हल हल्का। हो गए टोटल हमारे पास में 33 व्यंजन। अब हम समझते हैं 2 हो गए हमारे पास में अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से हैं? अयोगवाह हो गई दोस्तों 2। अंग, आहा। आगे बढ़ते हैं। अब 4 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये दो वर्णों यानी व्यंजनों के अलग अलग मिश्रण से बनते हैं, इसलिए इन्हें आगे भी हम जानेंगे। अभी स्वर की परिभाषा बची है, व्यंजन की परिभाषा बची है हमारे पास में, तो उसको हम आगे जानेंगे। छ, त्र, ज्ञ। ये ज्ञ नहीं होता है दोस्तों, ये होता है ज्ञानी। यानी कि हिंदी भाषा का हम लोगों को ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है। आया समझ में? और स्र, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, इतनी बातें हुई क्लियर। अभी हमारे पास में दो उच्छिप्त व्यंजन और बचे हुए हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने हो गए? 2। अड़ा, इसको ड नहीं बोलेंगे दोस्तों हम, और इसको ढ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अड़ा और अढ़ा। यानी कि इसके नीचे बिंदु लग गई तो इनमें आ गया उछाल। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिनके नीचे बिंदु लग जाती है, यानी कि जिस वर्ण में बिंदु लग गई वहां पे आ जाएगा उछाल, यानी अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? आई आपको समझ में दोस्तों बात है? तो अब वापिस हम पहली स्लाइड पे चलते हैं और हम जानेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है। समूह क्या होता है दोस्तों? तो समूह समूह जैसे आप किसी मंदिर में गए और मैं वहां पर माला बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक धागा लिया, एक सुई ली, उसमें एक एक करके मैं फूल पिरोऊंगा। एक फूल पिरोया, 2 फूल पिरोया, फिर उसमें जितने फूल की जरूरत है उतने पिरो कर उसको बांध के मैं आपको तैयार करके दे दूंगा माला। तो वैसे ही दोस्तों एक एक वर्ण को मिलाकर हम व्यवस्थित समूह उसका बनाएंगे, वही वर्णमाला की व्यवस्थित समूह बनता है वहीं से। आया बात समझ में आपको? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? यानी कोई वर्ण मैंने लिखा है, जैसे ये लिखा मैंने व, और ये लिखा अणा, इस पे रा रे
रेफ रूप, रा का रे रूप, वर्णमाला। यानी कि इन सबको मिला के जो मेरा शब्द और वर्णों और शब्द के मेल को ही वर्णमाला कहते हैं। यह परिभाषा होती है दोस्तों व्यवस्थित समूह का मेल। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों आपको? अभी हम जानेंगे कि हमारे पास में जो स्वर हैं 11, उनकी परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा होती है दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, यानी बिना किसी वर्ण के उच्चारण के किया जा सके, उसी को कहते हैं स्वर। जैसे आ, दीर्घ आ यानी आ ई ई उ ऊ, ऋषि ए ओ। कितने हो गए हमारे पास में? 11 स्वर हो गए। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण बहुत ही दूसरे वर्णों के मेल से नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रूप से होता है, उसी को कहते हैं हम स्वर। अब व्यंजन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी किसी भी वर्ण का व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से करना संभव ही नहीं। यानी कोई वर्ण में जैसे बोल रहा हूं क ख ग घ अंगा, तो क में जैसे मैंने बोला क के पीछे दोस्तों साउंड आ रहा है अ का, यानी अ की ध्वनि आ रही है, और स्वर कौन सा है उसके पीछे? अ। क्या है दोस्तों? क मैंने बोला क, इसके पीछे दोस्तों अ की ध्वनि आ रही है, तब जाके हमारा पूर्ण होगा क। आया समझ में? यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से संभव ही नहीं है, वही व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सके, उसी को कहते हैं स्वर। चलिए आगे जानते हैं। जैसे मैंने लिखा है क ख ग घ, तो अब मैं जैसे बोल रहा हूं क ख ग घ घ, तो क मैंने लिखा, इसके साथ साउंड आ रहा है दोस्तों अ का। कौन सा साउंड आ रहा है? अ का, तब जाके ये पूर्ण होगा क। अब जैसे मैंने लिखा ख, ख के पीछे दोस्तों साउंड आ रहा है अ का, तब जाके ये पूर्ण होगा ख। ग मैंने लिखा, तो ग के पीछे साउंड आ रहा है दोस्तों अ का, तब जाके पूरा होगा ग। घ मैंने लिखा दोस्तों, तो घ के पीछे साउंड आ रहा है अ का, तब जाके ये पूरा होगा घ। यानी कि आपने यहां पर देखा होगा कि ये मैंने क के नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब जो क मैंने लिखा है, तो क की प्रकृति आधी हो गई है। यानी कि जो प्रकृति में आधा हो जाता है, वहीं इसके साथ में अ हम जोड़ देंगे, आ का साउंड जोड़ देंगे, तब जाके हमारा व्यंजन पूर्ण होगा क। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही दोस्तों? अब जैसे हम आगे देखते हैं, ये च हो गया, च मैंने लिखा, सॉरी प बन गया, ये हो गया च। अब च मैंने लिखा है, तो ये च है मेरा पूर्ण। अब हम चा को जैसे अधूरा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? च के नीचे हलंत लगाया प्लस आ किया, तब जाके इसके पीछे व्यंजन के पीछे, अधूरे व्यंजन के पीछे स्वर होना, तब जाके व्यंजन पूर्ण होता है, और व्यंजन के साथ स्वर का आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तभी जाके व्यंजन पूर्ण होता है। ये हो गया च। अब मैंने लिखा ज, अब ज के पीछे जो ये मात्रा दिख रही है दोस्तों, यही हमारा स्वर है। ज के पीछे जो स्वर दिखाई देता है, उसी का स्वतंत्र रूप हम लिखेंगे। तो ज के पीछे कौन सी मात्रा दिख रही है? दीर्घ आ की, यानी कि ये क्या बनेगा? तब जाके हमारा पूरा होगा जा। अब मैंने लिखा जी, जी के पीछे दोस्तों कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? तो जी के पीछे दोस्तों स्वर दिखाई दे रहा है दीर्घ ई, तब जाके हो गया जी। आई बात समझ में? अब मैंने यहां पे एक मिस्टेक की है। आप लोगों जब से मेरे साथ जुड़े हैं, आपको समझ में आया होगा कि सर ने क्या मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की दोस्तों? मैंने ज के नीचे हलंत नहीं लगाया है। अगर ज के नीचे हलंत नहीं लगेगा तो ये गड़बड़ हो गई है दोस्तों। तो ज के नीचे हलंत लगाएंगे, मतलब ज को पहले हम आधा करेंगे, तब उसके साथ में स्वर की सहायता से उसको पूर्ण करेंगे व्यंजन को। तो ये हो गया ज। इतनी बातें क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि वर्ण हमारे पास में 11 है, उनको मैंने यहाँ अलग अलग भागों में विभाजित किया है। कैसे? 11 हो गए स्वर, अ आ ई उ ऊ और ऋषि ए ओ ओ, ये हो गए स्वर। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया लघु लघु स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण में कम समय लगे उसी को कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में लघु स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगे उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये इनकी संख्या होती है 7 और लघु स्वर की संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ। आया समझ में? इतनी बातें क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का विभाजन किया गया है। व्यंजन के मूल व्यंजन जो हमारे मूल व्यंजन है वो है 33। अब इसमें क वर्ग अलग होता है, जैसे क ख ग घ अंगा, इसमें यहाँ बिंदु नहीं लगी। च छ ज झ अइया, ये थोड़ा सा अभी गड़बड़ है। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब ये उच्चारण के आधार पे अलग अलग है। अंतस्थ व्यंजन अलग है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण, ये होते हैं 2। अब इनको हम आगे जानेंगे कि इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। अब उच्चारण के आधार पे यानी कि 4 व्यंजन हमारे 5 व्यंजन हो गए हमारे क ख ग घ अंगा, ये हो गए कंठी व्यंजन। कंठी व्यंजन 5 होते। कौन कौन से दोस्तों? तो क ख ग घ अंगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे उच्चारित किए जाते हैं। क ख ख ग ग अंगा। कहां से उच्चारण हो रहा है? इनका उच्चारण होना है गले से, यानी कि यहाँ कंठ से। कंठ से उच्चारण होना ही कंठी स्वर कहलाता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद में आते हैं प वर्ग, उसके बाद में आते हैं च वर्ण। यानी कि इनको हमने अलग अलग वर्णों में बांटा है। कैसे वर्ग में बांटा है? याद करने के लिए क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आया समझ में? तो अब च वर्ग कौन कौन से होते हैं? इसमें अइया आएगा, अइया। च वर्ग होते तालव्य व्यंजन, यानी कि तलवे से जीबान के नीचे वाला जो हिस्सा है जिससे हमारी जीबान टच होती है, इसी को बोलते हैं तालव्य। अब यहां से उच्चारण होने वाले वर्ण 5 है। उनका उच्चारण कैसे होते हैं? च, छ, ज, झ, अइया। कहां से? जीबान के नीचे वाले हिस्से से तालव्य से उच्चारण होने वाले कितने वर्ण है? 5 है। कहां से उच्चारण हो रहा है? जीबान के नीचे वाले हिस्से से। च, छ, ज, झ, अइया। आया समझ में? अब आते हैं ट वर्ण। अभी हम इनको ट्रिक से भी याद करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं एक बार। ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य से इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ना। ट, ठ, ड, ढ, ना। कहां से उच्चारण हो रहा है? मुख से। अब आते हैं दोस्तों दंत से उच्चारण होने वाले। तो दंत से उच्चारण होने वाला हमारा वर्ण है ट वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न। कहां से? जो हमारा दोनों दांत है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत में जीबान हमारी टच कर रही, थोड़ी सी स्पर्श कर रही, यहीं से उच्चारण हो रहे ट वर्ग। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। हो रही दोस्तों? बोलिए त, थ, द, ध, न। आपको सुनने मात्र से दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, खाली आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। अब आता है प वर्ग। प वर्ग कौन से होते हैं? प वर्ग होते हैं ओष्ठ से, यानी कि होठ से। है ना हमारे, होठ से उच्चारण होने वाले। तो अब बोलिए इनका उच्चारण कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे, आपके घर में बैठे हैं, आप इसका उच्चारण करके देखिए। यानी कि मन में नहीं, उच्चारण करिए। कैसे? प फ ब भ म, प फ ब भ म। आया समझ में? ये हो गए हमारे ओष्ठ से उच्चारण होने वाले। कितने होते हैं? 5। इनको अलग अलग संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं 4, य, र, ल, व। अब उसमें व्यंजन होते हैं दोस्तों श षटकोण सा सफेरा, स स्वरोता, ह हलकारा। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 4, श, त्र, ज्ञ, स्र। उच्छिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण यानी कि उड़नजात दो की संख्या हो गए हमारे पास में 2, ट, ठ, अड़ा और अड़ा, अड़ा और अड़ा।
क्या दोस्तों आपको इतनी बातें क्लियर हैं? आपको समझ में आया कि मैं इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूँ? तो इसी के साथ दोस्तों आगे की जो जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण कैसे होता है, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, संयुक्त व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, और द्विगुण यानी कि उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, इनको हम आगे के सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का हम यही अंत करते हैं। इसी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें इतनी देर, उसके लिए धन्यवाद। तो आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें पसंद आई होगी, अच्छा भी लगा होगा और कुछ चीज़ें याद भी हुई होगी। और अगली क्लास में भी आप मुझे ऐसे ही सुनते रहें तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। धीरे-धीरे करके आपको चीज़ें याद होने लगेगी। ठीक है? और आपका हिंदी से डर, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको हिंदी से डर लगता है, वो हिंदी से डर भी खत्म हो जाए। तो अब हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। ओके, बाय-बाय। ध्यान रखें अपनी हेल्थ का और पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ओके।